है प्रीवियस ईयर का यानी 2022 का, और 1 अक्टूबर 2022 का सोशल वर्क में ये प्रश्न पूछा गया था यूजीसी नेट में। आगामी परीक्षाओं में आपको ऐसे प्रश्न रिपीट भी हो सकते हैं, चाहे वो मेडिकल सोशल वर्क हो, चाहे वो यूजीसी नेट का हो, और इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द ही आप लोगों के प्रश्न बनाए भी जाएंगे दिसंबर 2023 में। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है, और यहां पर ध्यान रखिएगा कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द गुलबेकियन रिपोर्ट पब्लिश्ड इन 1968 है। यहां वर्ष 1960 हिंदी में कर दिया है, इंग्लिश की मान्य होता है, आप सबको भलीभांति तरीके से पता है। वर्ष 1968 में प्रकाशित एक गुलबेकियन रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का क्या नाम था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए है कम्युनिटी वर्क एंड सोशल चेंज, ऑप्शन बी है कम्युनिटी वर्क एंड सोशल वर्क, ऑप्शन सी है यूथ एंड कम्युनिटी वर्क, ऑप्शन डी है पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड सोशल वर्क। जरा बताइए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा गुलबेकियन रिपोर्ट के अंतर्गत? ठीक है, जवाब बताइए जरा, ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? 1 ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट होगा? बिल्कुल 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 सत्य जवाब की तरफ आप लोग गए हैं, थोड़ा एक्टिव रहिएगा आप सभी लोग। ठीक है, द गुलबेकियन रिपोर्ट पब्लिश 1968 में कम्युनिटी वर्क एंड सोशल चेंज पर बेस्ड है, और यही इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। आपको बता दूं कि ये रिपोर्ट बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो एग्जाम में पूछा भी गया है। द गुलबेकियन प्रोग्रेस जो है प्रोग्नोसिस फ्रंट लाइन 2001 है, इसी से रिलेट करता है। मैं आपको एक पॉइंट यहां पर नोट कर रहा हूं, उसको भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा। द गुलबेकियन ठीक है प्रोग्नोसिस जो है प्रोग्नोसिस ठीक है फ्रंट लाइन, और ये कब का है? 2001 का है, 2001 का। तो सामाजिक विज्ञान विषयों के संगठन में अपर्याप्तता को दूर करने की जो मांग करता है ना, वो गुलबेकियन रिपोर्ट करता है। और गुलबेकियन रिपोर्ट का जो वर्क का काम है वो कम्युनिटी वर्क बेस्ड होगा और सोशल चेंज पर आधारित होगा। गुलबेकियन का रिपोर्ट का नाम ही यही था कि सामाजिक परिवर्तन पर बात करना है, और वो भी कम्युनिटी वर्क में, सामुदायिक संगठन में या सामुदायिक कार्य में। ठीक है, एक गुलबेकियन फाउंडेशन है। गुलबेकियन फाउंडेशन की जो स्थापना हुई थी वो 18 जुलाई 1956 में हुई थी। ठीक है, 18 जुलाई 1956 में हुई थी गुलबेकियन फाउंडेशन की स्थापना। बात करेंगे अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आप जवाब दीजिए, और पहले आप विचार करिए कौन किससे मैच होगा, फिर आप ऑप्शन का चुनाव करेंगे सभी लोग, फिर आप ऑप्शन का चुनाव करेंगे। पहला, मनोसामाजिक दृष्टिकोण की बात मैं कर रहा हूं। मनोसामाजिक दृष्टिकोण यानी जो है साइको सोशल अप्रोच किसको रिप्रेजेंट करने वाला है? तो ये फ्लोरेंस होलिस को रिप्रेजेंट करेगा, और फ्लोरेंस होलिस ने 1964 में किया था, 1964 में किया था, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं क्रियात्मक दृष्टिकोण को, और क्रियात्मक दृष्टिकोण को फंक्शनल अप्रोच कहा जाता है, और फंक्शनल अप्रोच जो रिप्रेजेंट होगा वो आपको रुथ ए स्मैली का नाम आएगा, या स्मैली का नाम आएगा, यह आपको ध्यान रखना है, सन 1958 में। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक मॉडल भी है, अप्रोच भी है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करेंगे तो ये H.H. पार्लियामेंट का नाम आएगा सन 1957 में। बात करेंगे संकट में दखल का मतलब होता है क्राइसिस इंटरवेंशन, बेसिकली संकट हस्तक्षेप इसकी शुद्ध हिंदी है, संकट हस्तक्षेप इसकी शुद्ध हिंदी है। और यह रिप्रेजेंट करेगा सन 1962 में लीडिया रिपोर्टर का नाम। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, दिसंबर 2023 में मुझे ऐसा लगता है कि यह प्रश्न रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण कार्यक्रम की बात भी अगर पेपर में पूछा जाए तो लीडिया रिपोर्टर का नाम लगाएंगे।
सन 1969 में सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण कार्यक्रम स्टार्ट किया था। परिवार कल्याण नियोजन सलाहकार की बात करेंगे तो भी लीडिया रिपोर्टर का नाम आएगा 1971 में। ठीक है, याद रखिएगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। साइको सोशल जो जी 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 पूछिए। अच्छा अच्छा, दो बातें मैं लिख देता हूं, बिल्कुल। एक बात आप ध्यान रखिएगा, सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य। एक बार प्लीज आप म्यूट रहेंगे तभी मजा आएगा पढ़ने में, अदरवाइज दिक्कत होगी। आवाज आपके यहाँ से आ रही है भाई, जो भी बच्चा अनम्यूट है म्यूट हो जाए। हाँ, दूसरा आपका रहेगा परिवार कल्याण नियोजन, परिवार कल्याण नियोजन सलाहकार, जो है सलाहकार 1971। ठीक है, ये दो बातें लीडिया रिपोर्टर का है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपको एक बात और ध्यान रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे लिए कि क्राइसिस का कभी कभी हमसे ये पूछा जाता है हम लोगों से कि 5 C's के नाम, 5 C, तो इसमें एक नाम आता है केयर का, ये बेसिकली जो है क्राइसिस इंटरवेंशन की बात कर रहा हूं। एक नाम आता है केयर, दूसरा नाम आता है अगर हम बात करें तो कमिटमेंट, तीसरा नाम आता है कंपटेंसी, पॉइंट 4 आता है कम्युनिटी, पॉइंट 5 आता है जो है कंट्री करिएगा, नहीं कंट्री मत करिएगा, कंटिन्यूटी करिएगा। लगातार का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, तो कंटिन्यूटी करिएगा, कंटिन्यूटी। ये 5 C's आते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसके अंतर्गत बाकी तो ये सवाल का अगर ऑप्शन की बात करते हैं, जरा ऑप्शन ढूंढिएगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है, पहले का 4 देख सकते हैं, दूसरे का 3 देख सकते हैं, 4 और 3 यहाँ पे आ गया है, फिर ये तीसरे का दूसरा है, यहाँ दूसरा आ गया और चौथे का पहला है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये पीडीएफ में ऐसे ही सेव करके आपको सेंड कर दूंगा ताकि आपको एग्जाम के दौरान आप फटाफट क्वेश्चन को देखना और फटाफट उसको क्या करना, रिकॉल कर लेना। ठीक है ना, जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उस दौरान आप चाहो तो इस पीडीएफ को ओपन कर लीजिए और करके फटाफट उसको देख लेना और देख कर आप लोग क्या करना, परीक्षा में बैठना। फिर अगला सवाल हमारे सामने ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी विमोचनकारी समाज की बृहद कोटि से संबंधित नहीं है। प्रश्न में नहीं पूछा गया है, तो हमें नहीं के आधार पर ही हमें जवाब देना है। डज नॉट बिलोंग द बोर्ड कैटेगरीज को रिलेट कर रहा है और वो भी विमोचनकारी समाजकारी को। तो विमोचन अगर हम बात करते हैं तो समाजकारी को बोला जाता है, जानते हैं क्या? शुद्ध शब्दों में अगर मैं बात करूं तो मुक्ति समाजकारी बोलते हैं, मुक्ति समाजकारी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसके अंतर्गत 4 पॉइंट। अब ये क्या है, जो है विमोचनकारी समाजकारी होता क्या है, इसको समझ लीजिए। देखिए, अर्जित समाजकारी का उद्देश्य उत्पीड़न की जो बाहरी स्रोत हैं, जो बाहरी रिसोर्सेज हैं, विशेषाधिकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के बारे में। तो मुक्ति समाजकारी का मतलब केवल इतना सा है कि भाई वो लोगों को अवेयरनेस करे, जागरूकता की बात करे, लोगों को निर्देशित करे, लोगों के आत्मसम्मान साहस, ताकि वो खुद पर आए और अपनी खुद समस्या का वो समाधान कर सके। अब ऐसा बात ये 4 ऑप्शन में है। एक है नारीवादी समाजकार्य, क्या होगा, क्या सामान्य प्रकार से समाजकार्य परिप्रेक्ष्य होगा, कि प्रतिदामानात्मक समाजकार्य होगा, कि नृजाति संवेदनशील समाजकार्य परिप्रेक्ष्य होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने। अब देखिए, विमोचनकारी यानी मुक्त समाज कार्य सामान्य प्रकार के समाज कार्य का परिप्रेक्ष्य होता है, और यह बात सत्य भी है कि जो बाहरी स्रोत के वजह से समाज में लोगों को दिक्कत हो रही है, वह जानकारी उनको सही तरीके से नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है।
आपका काम यहां पर यह होगा कि लोगों को मार्गदर्शन करें, लोगों को जागरूक करें, लोगों को आत्मविश्वास बढ़ाएं, उनका साहस बढ़ाएं, ताकि वो अपनी समस्या स्वयं उसका समाधान कर सके। और ऐसी बात सामान्य प्रकार से समाज कार्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। यही प्रोफेशनल सोशल वर्क है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यहां ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आईएमपी सवाल है, ये कई बार रिपीट हुआ है, शायद इस बार फिर रिपीट हो जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। हरित समाज कार्य पर्यावरण, देखिए हरित नाम आ गया है, अभी मैं एक ट्रिक बता दूंगा आपको। जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तपन संबंधी मुद्दों से संबंधित समाज कार्य की शाखा है, और इस अवधारणा को किसने निर्मित किया है? देखिए यहां एक नाम आप देख रहे हैं, आर सिंह का नाम। आर सिंह बेसिकली सोशल एक्शन में बड़े फेमस पर्सन है ये, और ये विट्रो के समझो एक प्रकार से सहयोगी हैं। आपको बता देता हूं, इस चीज को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, सभी लोग। जनरी, ठीक है, जनरी, ठीक है, इन सोशल वर्क एजुकेशन इन इंडिया, इसमें आर सिंह का नाम, मुरली देसाई का नाम, संजय भट्ट का नाम आता है। जनवरी 2019 में इन्होंने, आर सिंह ने इस चीज पर जिक्र किया था। लेकिन हरित समाज कार्य पर्यावरण से है, तो यहां पे लीना डोमिनल्ली का नाम आएगा। लीना डोमिनल्ली का नाम आएगा। ग्रीन सोशल वर्क फ्रॉम इन्वायरमेंट क्राइसिस टू इन्वायरमेंटल जस्टिस की बात करती हैं, और उनका नाम है लीना डोमिनल्ली। सन 2 जुलाई 2012 को इन्होंने इस पर बातचीत किया था। ठीक है, याद रखिएगा, ग्रीन सोशल वर्क फ्रॉम इन्वायरमेंटल क्राइसिस टू इन्वायरमेंटल जस्टिस, 2 जुलाई 2012 को लीना डोमिनल्ली का नाम आता है। जिम इम्फी का नाम, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड, अगर हम बात करते हैं तो अनसर्टेन वर्ड की बात करते हैं। क्या? कम्युनिटी डेवलपमेंट इन एन अनसर्टेन वर्ल्ड की बात 2016 में जिम इम्फी ने किया था। W.F. फ्रिडलैंडर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। इनकी 2 कॉन्सेप्ट याद रखना है। एक आपको ध्यान रखना है इनके बारे में, इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर, सन 1980। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो एक आता है कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड ऑफ सोशल वर्क, सन 1976। 2 बातें, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, वाल्टर एंड्रियास फ्रिडलैंडर के बारे में, और ये आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने समाज कार्य की जो प्रणालियां हैं उनके बारे में इन्होंने जिक्र किया है। 6 प्रणालियों को उन्होंने 2 पद्धति यानी 2 सिस्टम में डिवाइड किया। एक का नाम इन्होंने प्राइमरी प्रणाली रखा, प्राइमरी सिस्टम। दूसरे को इन्होंने सेकेंडरी सिस्टम रखा। प्राइमरी में केस वर्क शामिल किया, ग्रुप वर्क शामिल किया, कम्युनिटी वर्क शामिल किया। सेकेंडरी में सोशल एक्शन को शामिल किया, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन को शामिल किया, और सोशल रिसर्च को शामिल किया। तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है वाल्टर एंड्रियास फ्रिडलैंडर, याद रखेगा। इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही माना जाएगा, लीना डोमिनल्ली। आगे सवाल पढ़ते हैं। सवाल समझ में आ रहे हैं सभी को? एक बार कंफर्म करिए, बताइए, सवाल समझ में आ रहे हैं सभी लोगों को ना? जी सर जी। चलो, बड़ी अच्छी बात है अगर आपको सवाल समझ में आ रहा है तो। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एक और सवाल पर हम लोग जिक्र करते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग जरूर क्वेश्चंस को मेंशन करते रहिएगा साथ साथ, ताकि मुझे पता चले कि ये क्वेश्चन नंबर चल रहा है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम आ चुके हैं, और यहाँ पे देख सकें, एक तरफ आपको दी गई है रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी तरफ दिया गया है प्रत्याशा। ठीक है, प्रत्याशा, आपको ध्यान रखना है कि प्रत्याशा और जिम्मेदारियां किस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं। जो लोकोपकारी जिम्मेदारियां होती हैं, ये बेसिकली समाज कार्य अपेक्षित को दर्शाता है। समाज कार्य अपेक्षित का मतलब होता है कि डिजायर्ड बाय, जी स्क्रीन नहीं दिख रही? नहीं, स्क्रीन तो मेरा इस समय शेयर है, अगर आप एक बार दोबारा से लेफ्ट होकर ज्वाइन करिए, स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है।
लोकोपकार जिम्मेदारियां की बात अगर हम लोग करते हैं मैम, तो डिजायर्ड बाय सोसाइटी है, इसको हम लोग बोलते हैं समाज द्वारा अपेक्षित। तो मैं कहूंगा कि अगर मैं इसकी इंग्लिश दिखाता तो बहुत इजी होता था, लेकिन आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिए, डिजायर्ड बाय सोसाइटी, सोसाइटी। और नैतिक दायित्व, नैतिक दायित्व, एथिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो एक्सपेक्टेड बाय सोसाइटी, और एक्सपेक्टेड बाय सोसाइटी को हम लोग क्या बोलते हैं, समाज द्वारा प्रत्याशित। कानूनी दायित्व, जिसको आप लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, रिक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट, यानी सरकार द्वारा आवश्यकताएं, बिल्कुल सत्य बात है, सरकार द्वारा। हाँ, वहीं अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल या इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिप्रेजेंट करता है रिक्वायर्ड बाय सोसाइटी को, और रिक्वायर्ड बाय सोसाइटी मतलब समाज द्वारा एक आवश्यकता हो सकती है। सही जवाब आप देख सकते हैं, अब पहले का दूसरा गया है, यानी आपका 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा। 2 1 4 3 जिस ऑप्शन को मैच करेगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जरा ढूंढिए 2 1 4 3 किस ऑप्शन में, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर शायद यहाँ पर सी आ रहा है जी, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, बिल्कुल सत्य जवाब यहाँ पे आया है, ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट मान लिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल पर हम जिक्र करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने नेक्स्ट है, कहता है कि समाजीकरण की प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद इनमें से किसे प्रतिबिंबित होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, और एक तरफ संस्कृतिकरण, दूसरी तरफ व्यक्तित्व, तीसरी तरफ आपका सामाजिक वर्ग, चौथी तरफ आपको दिया गया है जीवन स्तर। तो जवाब बताइए, समाजीकरण की प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद इनमें किससे प्रतिबंधित होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने। ओके, देखिए बेसिकली यहाँ पे आपने जो पर्सनालिटी शब्द दिया है, पर्सनालिटी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट जवाब, बी करेक्ट है। देखो, मूल्य और विश्वास और अपेक्षाओं को प्राप्त करना ही समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। मूल्यों और विश्वासों और अपेक्षाओं को प्राप्त करना ही पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व को दर्शाता है, और यही व्यक्तित्व समाजीकरण की प्रक्रिया का एक अंतिम उत्पाद होता है जो प्रतिबिंबित होता है। बेसिकली समाजीकरण को 2 प्रकार में डिवाइड किया गया। एक प्रकार बताया गया उसका प्राथमिक, और प्राथमिक के अंतर्गत शैशवावस्था को रखा गया था और बाल्यावस्था को रखा गया था। वहीं दूसरा बताया गया था माध्यमिक, और माध्यमिक के अंतर्गत शिशु के शैशवावस्था में होता है और परिपक्वता तक ये चलता रहता है, शिशु से लेकर परिपक्वता तक चलता है, ये माध्यमिक वाला अवस्था है। अब देखिए संस्कृतिकरण क्या होती है। संस्कृतिकरण वो प्रक्रिया है जिसमें जाति व्यवस्थाओं के निचले पायदान पर स्थित जातियां ऊंचा उठाने का प्रयास करती है, वो बेसिकली संस्कृतिकरण होता है। पर्सनालिटी मैंने बता दिया पहले भी कि वैल्यूज, विश्वास, अपेक्षाओं को प्राप्त करना ही पर्सनालिटी कहलाती है, और पर्सनालिटी एक प्रकार से अंतिम उत्पाद के रूप में जाना भी जाता है। वहीं बात करते हैं सामाजिक वर्ग में, कि सामाजिक वर्ग वो शब्द होता है जिन व्यक्तियों के समूह से होता है जिनकी किसी समाज में समान स्थिति हो। जब समान स्थिति का मतलब सामाजिक वर्ग ही बताता है, मतलब कि भाई एक बच्चों का वर्ग हो गया, महिलाओं का वर्ग हो गया, पुरुषों का वर्ग हो गया, ठीक है, शिक्षकों का वर्ग हो गया, छात्रों का वर्ग हो गया, समुदाय का वर्ग हो गया, ठीक है, वो एक प्रकार का सामाजिक यानी सोशल क्लास को रिप्रेजेंट करता है। एक बात आती है जीवन स्तर, पॉइंट 4, जीवन स्तर रिप्रेजेंट करता है किसी व्यक्ति या समूह के जीवन के सुख सुविधाएं संपन्न करने की एक मात्रा होती है, और यहाँ पर बेसिकली ऑप्शन जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सत्य माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कौन सा था, 6। मतलब आप लोग क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहे हैं, चलो, बट आपको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। हाँ, तो आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने एक अगेन आ गया कि स्वच्छ वायु का अधिकार। देखो मैंने मानवाधिकार की पीढ़ी पर बात कर चुका हूं, मानवाधिकार की पीढ़ी। सबसे पहले जब 1979 में केरलवासा के स्ट्रासबर्ग में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान में मानवाधिकार की 3 पीढ़ियों का विभाजन किया गया, तो एक था प्रथम पीढ़ी, एक था द्वितीय पीढ़ी, एक था तृतीय पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी में बेसिकली नीला अधिकार के नाम से जाना गया, जहां पे स्वतंत्रता और राजनीति में भाग लेने से संबंधित था। वो बेसिकली सन 1689 में एक नाम आता है इंग्लिश विल ऑफ राइट, है ना, इंग्लिश विल ऑफ राइट्स, वो व्यक्त किया गया था 1689 में। तो स्वतंत्रता और राजनीतिक में भाग लेने से संबंधित कौन सा है, प्रथम पीढ़ी है, उसको नीला के नाम से जानते हैं, नीला अधिकार के नाम से जानते हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि स्वच्छ वायु पूछा है। दूसरा ऑप्शन,
दूसरा आपका अगर हम बात करते हैं तो द्वितीय पीढ़ी है। द्वितीय पीढ़ी बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये लाल अधिकार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आर्थिक और सामाजिक और प्रकृति में जो सांस्कृतिक अधिकार होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, बट ये भी गलत है क्योंकि प्रश्न हमारे सामने स्वच्छ वायु है। तीसरी पीढ़ी हरे, हरे अधिकार के नाम से जाने जाते हैं। इसको हरे अधिकार से आपको रिप्रेजेंट हो रहा होगा पर्यावरण, आप सोच रहे होंगे पर्यावरण, और पर्यावरण सोच रहे हैं तो यानी स्वच्छ वायु भी सोच रहे होंगे, और ये सत्य बात है कि आपको सोचना भी चाहिए इसमें। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के कई दस्तावेज व्यक्त किए गए। सन 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, पर्यावरण और विकास पर बात हुई। 1992 में रियो घोषणा पत्र आया, स्वास्थ्य वातावरण की बात करता है, आत्मनिर्भरता के अधिकार की बात करता है, स्वच्छ वायु की बात करता है, संवाद और संचार की भी बात करता है, सांस्कृतिक विरासत की बात करता है, यहाँ तक कि भागीदारी के अधिकारों की भी बात करता है आपका तृतीय पीढ़ी। और यहाँ सत्य जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। थर्ड ही करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पे सत्य माना जाएगा, थर्ड जनरेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल आपको सोच समझ के जवाब देना है। अच्छा सवाल है, इसको जो है आपको अपने विचारों के बेस्ड पर सत्य के रूप में लगाना है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन कह रहा है कि समाजकारी हस्तक्षेप में परिवर्तों, समाजकारी हस्तक्षेप के परिवर्तीय केंद्रन के आधार पर निम्नलिखित में से क्लासिफिकेशन करिए। मतलब अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिक ऑफ शिफ्टिंग फोकस ऑफ सोशल वर्क इंटरवेंशन है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जरा जवाब दीजिए कि समाजकारी हस्तक्षेप में परिवर्ती केंद्रन के आधार पर आप किस तरीके से इसको क्लासिफाइड करेंगे। तो पहला ऑप्शन आपका आता है इंडिविजुअल पैथोलॉजी। इंडिविजुअल पैथोलॉजी में मैं अगर बात करता हूं तो मैंने पढ़ाया भी है कि कारण, अध्ययन, इतिहास, निदान, उपचार इत्यादि चीजों का जो अध्ययन होता है उसी को हम लोग पैथोलॉजी कहते हैं। अब व्यक्ति के रूप में अगर आप व्यक्ति का इतिहास ले रहे हो, व्यक्ति का पूरी हिस्ट्री ले रहे हो, ठीक है, उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी ले रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है इंडिविजुअल। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये पहला वाला पॉइंट आपका सत्य है, ये क्रम में है, ये बात ध्यान रखिए। पहला आपका यही भूमिका है कि पहले व्यक्ति पर ही फोकस करना है। परिवर्ती केंद्रन का मतलब होता है कि एक पॉइंट को आपको पुटअप करना है, और मैंने एक सेवार्थी को लिया है, व्यक्ति को लिया है, उसको पुटअप कर दिया है, और ये पहला ही पॉइंट था। अगर मान लो ये 4 में होता व्यक्ति तो मैं 4। अब मैंने पढ़ाया है आपको कि भाई अध्ययन, कारण, निदान, उपचार इत्यादि चीजों के बारे में विस्तृत जानकारी पैथोलॉजी में मिलती है, और ये बात सत्य है, तो इसलिए मैं पहले पॉइंट को रख लूंगा। दूसरा पॉइंट कहता है आपको सशक्तिकरण। नहीं, सशक्तिकरण कभी भी इसमें नहीं आएगा, सशक्तिकरण एकदम लास्ट में आता है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। हितैषी के रूप में समाज कार्य। हितैषी का मतलब होता है बिगन, मतलब आप सोसाइटी एज बिगन, सोसाइटी एज बिगन, यानी हितैषी के रूप में। हितैषी के रूप में आपका कार्य स्टार्ट होगा, यानी ये आपका बन जाएगा थर्ड, यानी दूसरे नंबर की पॉइंट आपकी सी बन जाएगी। तीसरा स्ट्रक्चरल, यानी संरचनात्मक कार्योत्पादन होता है। यहां पर आपको संरचनात्मक यानी एक प्रकार से ढांचा बनना शुरू हो जाता है। जब आप हितैषी के संबंध में, उस सोसाइटी के संबंध में कार्य करना स्टार्ट करते हैं तो उसकी एक संरचना बनाते हैं उसके बाद, और संरचना आपका यहाँ पे डी में आ जाएगा, और फिर लास्ट में आपकी मुक्ति या सशक्तिकरण होता है, यानी उसका निदान की प्रक्रिया पे आ गए हो तो बी आ जाता है। तो ए सी डी बी जिस ऑप्शन में मैच होगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ए सी डी बी, ए सी डी बी, ए सी डी बी, ऑप्शन नंबर थर्ड अगेन यहाँ पर आ रहा भाई, यहाँ ऑप्शन नंबर थर्ड आप देख सकते हैं आप सभी लोग, और यहाँ पे ऑप्शन थर्ड ही सत्य माना जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन थर्ड ही सही है आपका, ठीक है। फिर देखिए सवाल, अगेन सवाल, निम्नलिखित शोध प्रारूप आ गए। अब ये जो सवाल शोध प्रारूप के दिए गए हैं, यानी रिसर्च के सवाल है ये, और इस रिसर्च डिजाइन में आपको लार्जली जो प्रक्रियाएं दर्शाई गई हैं उसके बारे में आपको दर्शाना है। तो शोध प्रारूप में से कौन से प्रारूप हैं जो अर्ध प्रायोगिक अनुसंधान प्रारूप की श्रेणी में आते हैं। अच्छा, अर्ध का मतलब होता है क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के अंतर्गत कौन कौन सा आता है ये जो। अब ध्यान रखिए, जो अर्ध प्रायोगिक अनुसंधान होता है उस प्रारूप में आपको बता दूं, एक विषय का प्रारूप आता है पहले नंबर पर, शोध सर्वेक्षण वगैरह नहीं आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ना ही निदान की प्रक्रिया आती है। दूसरे नंबर पर आपका हस्तक्षेप आएगा, और तीसरे नंबर पर आपका मूल्यांकन। हालांकि यहाँ पे उल्टा दे रखा है, परंतु हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी, केवल पहचान करनी, तो बी सी डी को लगाइएगा, बाकी आपको यहाँ पे नहीं लगना। अर्ध प्रायोगिक अनुसंधान का मतलब क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप सुन लीजिए।
देखिए, जब भी इंटरवेंशन की बात होती है, हस्तक्षेप की बात होती है, तो हस्तक्षेपों का मूल्यांकन करना, लेकिन वे यादृच्छिक के रूप में हो। यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडम। रैंडम का उपयोग करके हमें क्या करना होता है, समाज कार्य को आगे बढ़ाना होता है। तो हस्तक्षेप एक परिणाम के बीच में कार्य कारण को प्रदर्शित करता है, और कार्य कारण जो हमें मिलेंगे वो हस्तक्षेप से मिलेंगे, एक विषय के प्रारूप में भी मिलेंगे, एक मूल्यांकन में मिलेंगे। देखो, सर्वे में कार्य कारण नहीं मिलता, ना ही निदान में आपको कार्य कारण मिलेगा। हाँ, निदान में कार्य कारण मिलता है, वो उपचार की टेक्निक में। किस टेक्निक में? उपचार की टेक्निक में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बेसिकली अर्ध प्रायोगिक अनुसंधान का प्रारूप किस श्रेणी में आएगा, तो वो बेसिकली मूल्यांकन, हस्तक्षेप और एक विषय के रूप में। इसलिए मैं कहूंगा बी सी डी। देखिए किसी ऑप्शन में दिया गया है क्या? ऑप्शन नंबर बी सी डी फोर्थ ऑप्शन में है। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल, अगला सवाल, नीचे दिए गए दो कथन हैं, मुझे जानना है कि आप किस तरीके से समाज कार्य के बारे में सोचते हैं। पहला पॉइंट, विभिन्न देशों में शोधकर्ताओं ने यह साबित कर दिया है, ध्यान से सुनिए, विभिन्न देशों के जो होंगे, अमेरिका, मलेशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि जो कंट्री है, उन कंट्री ने यह साबित कर दिया कि क्षेत्र कार्य प्रशिक्षण केवल सिद्धांत और प्रयोग के एकीकरण से ही संभव हो सकता है। और ये बात आप कितने लोग सहमत है कि सत्य है? सभी लोग? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल होना भी चाहिए आप लोगों को, ये बात सत्य है, बिल्कुल ये बात सत्य है। दूसरी बात, समाज कार्य प्रयोग में सामान्य बुद्धि और प्रज्ञान पर आधारित होता है। सामान्य बुद्धि और प्रज्ञान पर आधारित होता है, ये कॉमन सेंस एंड विजडम पर बेस्ड होता है, और ये भी आपका सत्य है। देखो, समाज कार्य प्रयोग सामान्य बुद्धि मतलब कॉमन सेंस, बात को ध्यान सुनिएगा, कह रहा है कॉमन सेंस, और विजडम मतलब प्रज्ञान। क्या सोशल वर्क सामान्य बुद्धि पर ही केवल आधारित है, विशेष बुद्धि पर नहीं है? विशेष बुद्धि उसको भी कह सकते हैं जो सृजनात्मक हो, जिनकी अगर IQ 140 है वो स्पेशल है, और जिनकी अगर 70 से नीचे वो भी बच्चा स्पेशल है। तो क्या इनके लिए सोशल वर्क नहीं है? है ना? तो कहा कि समाज कार्य का प्रयोग सामान्य बुद्धि और प्रज्ञान पर आधारित है, यानी इसने एक बात कह दिया साफ शब्दों में, किसी एक इंडिकेट, ये असत्य है, गलत है, ये क्या है? असत्य है। बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि सोशल वर्क ये साफ शब्दों में बता रहा है कि ये केवल सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए होगा। केवल विजडम का मतलब कितने लोग समझते हैं? विजडम, प्रज्ञान, पहले तो प्रज्ञान यहां पे देखो शुद्ध हिंदी का यूज किया गया है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है, लेकिन मैं हूं आपके साथ, आप मुझसे पूछ सकते हो सभी का मीनिंग भी। विजडम का मतलब क्या बन सकता है यहाँ पे? विजडम का अगर मैं भाव दर्शाता हूं तो ज्ञान बताता है, बिल्कुल करेक्ट जवाब, नॉलेज, ज्ञान, जानकारी, जानना, इसको रिप्रेजेंट करता है। क्या जानने पर आधारित है समाज कार्य का प्रयोग? समाज कार्य का प्रयोग सामान्य बुद्धि पर ही आधारित है क्या? गलत है ये बात। समाज कार्य बेसिकली व्यावसायिक प्रक्रिया है, और व्यावसायिक प्रक्रिया बेसिकली क्या करता है? समस्या का समाधान पर आधारित है भाई, उसको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने पर बेस्ड है, और साथ ही साथ उसे आत्मनिर्भर बनाता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि पहला तो सत्य है, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है वो असत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड को लगाइए, थर्ड सही है, यहां थर्ड सही है। प्रश्न को जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी प्रश्न सत्य होंगे, क्योंकि दिसंबर 2023 के प्रश्न आपको मिलेंगे तो कुछ इसी तरीके के मिलेंगे, कॉमन पे। देखिए, आप अपने कॉमन सेंस का कैसे प्रयोग करते, ये एग्जामिनर आपको जानना चाहता है। पढ़े आप बहुत कुछ हैं, है ना, ये जरूरी नहीं कि आप जो पढ़े हैं उन्हीं के आधार पे प्रश्न बनाया जाता है, वो प्रश्न नहीं आते, उनके बेस्ड पे प्रश्न बनाए जाते हैं, ठीक है, जो आपने पढ़ा है। तो आप किस तरीके से पढ़ाई किया है, आपने किस तरीके से इस पर विचार किया है, किस तरीके से सोचा है, वो आपको यहाँ पर जवाब देना। अब देखिए, जैसे यही प्रश्न है, इसको आप जवाब दीजिए कि शोध प्रक्रिया में निम्न क्रम व्यवस्थित किया। मैंने PhD कैग पढ़ा रखा है, और PhD कैग अगर आपको पता है तो आप इजिली कर लोगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे,
आप सबसे पहले आपकी जो प्रक्रिया होगी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन की होगी, यानी बी ऑप्शन आपका सबसे पहले आएगा। देन उसके बाद आपकी जो प्रक्रिया बनती है हाइपोथेसिस की बनती है, यानी परिकल्पना की बनती है। तो यानी एक तो प्रॉब्लम आपके सामने आ गई, यहाँ पे प्रॉब्लम था, दूसरा हाइपोथेसिस है, तो यानी आपका ऑप्शन ए बन जाएगा। तीसरा डिजाइन है तो आपका सी बन जाएगा, डी डिजाइन, डी सी 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 बन जाएगा। और उसके बाद आपका कलेक्शन है, और कलेक्शन आपका डी है तो डी बन जाएगा। उसके बाद आपका एनालिसिस है, अच्छा ये देखो ये तो इसी में इन्वॉल्व है इसलिए डी तो इसी में रहेगा। फिर जी है जनरलाइजेशन, यानी ई बन जाएगा। तो अब देखिए पीएचडी कैग जो मैं पढ़ाया हूं आपको ना, वो फार्मूले के बेस्ड पर ही कोई सवाल आ गया। तो बी ए सी डी ई जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन को आप करेक्ट कर देना। जरा देखिए कौन सा ऑप्शन में, सेकंड बताइए, ऑप्शन सेकंड, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए ये सवाल इजी हैं, केवल आपको ना आपका जो मस्त वो है ब्रेन, तार्किक क्षमता, वो आपको सही तरीके से सोचना है। ये देखो पीएचडी का सवाल है, एक बार पीएचडी में भी ये सवाल पूछा जा चुका है, आलोचनात्मक समाज कार्य संबंधित। मैंने जब भी पढ़ाता हूँ आलोचना, जैसे मैं अगर कोई चीज पढ़ाया, हो सकता है भाई मेरा पढ़ाया हुआ मैं अपनी जो चीजों को बताता हूँ हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, इधर उधर होने का मतलब ये हो कि गलत हो सकता है। तो आप उस बात को आप अपने तरीके से जब प्रस्तुत करेंगे तो वो आपके द्वारा कही गई बातें जो होंगी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो आलोचनात्मक होगी। और आपको किसी भी बातों की आलोचना करने की हक है, किसी की बातों को गलत करने का अधिकार नहीं है। आप आलोचना कर सकते हो, और आलोचना करने का मतलब ये पूछा कि समाज कार्य में आलोचना कर रहे हैं, तो बताइए किससे संबंधित आलोचना हो सकती है? क्या दमन विरोधी व्यवहार, नारीवादी समाज कार्य, देसी समाज कार्य, या गांधीवादी समाज कार्य? ये चार ऑप्शन आपके सामने, जरा जवाब बताइए। बिल्कुल, यहाँ पे दमन विरोधी समाज कार्य हो जाएगा, दमन विरोधी व्यवहार हो जाएगा, नारीवादी समाज कार्य हो जाएगा, देसी समाज कार्य हो, गांधीवादी समाज कार्य नहीं होता। गांधीवादी समाज कार्य सोशल एक्शन है, ये आलोचनात्मक प्रक्रिया में नहीं। आलोचनात्मक में दमन, नारी और देसी, ये तीनों ए बी सी ऑप्शन देख सकते हैं, यहां पर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी है, ए बी सी आपका ऑप्शन डी दिया गया है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहां पे सुनते चलिए सभी लोग अच्छे से विचार करते हुए। देखिए प्रश्न है संकल्पना, हमारे सामने की संकल्पना दिया गया है और कहा है कि और चर के बीच में मुख्य भेद हो सकता है, बताइए क्या? देखिए अगर इसे मात्रा या एक संख्या के रूप में भी जब हम समझ सकते हैं तो उसे अलग अलग की प्रक्रिया में भी हम अलग अलग मान भी निकाल सकते हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में एक प्रकार से मेजरेबिलिटी होती है, और मेजरेबिलिटी जो होती है वो मापनीय होती है। तो निम्नलिखित में संकल्पना और चर के बीच जो मुख्य भेद होता है वो होता है मापनीयता का। विश्वसनीयता जो है संकल्पना और वेरिएबल के बीच को कॉमन दर्शाएगा, एक प्रकार से भेद का मतलब अंतर कर रहा है। विषयनिष्ठता की बात करेंगे तो वेरिएबल भी संकल्पना दोनों उस पर बेस्ड है। वस्तुनिष्ठता की बात करेंगे तो भी वो बेस्ड है, लेकिन मापनीयता अलग अलग चीजें हैं। मापनीयता जैसे मात्रा संख्या के रूप में भी समझा जा सकता है और अलग अलग मान के रूप में भी समझा जा सकता है। जैसे मैंने कहा ना, एक गुण के आधार पे भी समझ सकते हो आप, एक संख्या के आधार पे भी सोच सकते हो। ये जो आप गुण और संख्या के आधार पे सोच रहे हो ये मापन है, ये मापनीयता है। और गुण और संख्या के मापन में विश्वसनीयता होती है, ये दो कॉमन है। हम विषय वस्तु और वस्तुनिष्ठता दोनों चीजें निकाल सकते हैं गुण इसमें दोनों में। तो मात्रात्मक शोध, गुणात्मक शोध दोनों की प्रक्रिया में संचालित होता है। तो ये तीनों पॉइंट जो हैं संचालित होते हैं। भेद के रूप में ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे, और ऑप्शन ए ही करेक्ट जवाब माना जाएगा इस प्रश्न का। ठीक, गोविंदा सर समझ में आ रहा है? जी सर जी। ओके, चलिए एक और सवाल आप करिए। द बेसिक प्रिंसिपल्स आ गया है, और ये प्रश्न है सामुदायिक कार्य व्यवहार के मौलिक सिद्धांत। मौलिक का मतलब ही होता है एक प्रकार से बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी वर्क प्रैक्टिस इंक्लूड। कौन कौन से इसमें इंक्लूड है? पढ़े होंगे डनहम के बारे में भी मैंने पढ़ाया है, मैंने और भी लोगों के बारे में बताया है। तो यहां आपने कहा कि ए बी सी, यहां देखो विशिष्ट उद्देश्यों का सिद्धांत भी होगा मैम, नियोजन का सिद्धांत भी होगा,
सहयोग का सिद्धांत भी होगा, लोगों की सहभागिता का भी सिद्धांत होगा, जनतांत्रिक क्रियाशीलता का भी। ये तो सभी सही है मैडम, यहाँ तो ऑल ऑप्शन आपके करेक्ट माने जाने चाहिए। ए बी सी डी ई सभी ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। मैं आपको बता दूं, डनहम का नाम सुना है आप लोगों ने 1958 में। कुल टोटल उन्होंने 28 सिद्धांत दिए और 7 सिद्धांत को कहां पे रखा उन्होंने, शीर्षक के रूप में रखा। वहीं अगर हम बात करते हैं द प्रिंसिपल ऑफ इंटर ग्रुप अप्रोच भी होता है, जिसको अंतर समूह दृष्टिकोण भी कहते हैं, वो भी एक प्रकार का सिद्धांत है। द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, लचीले संगठनात्मक का भी सिद्धांत होता है। द प्रिंसिपल ऑफ अगर हम बात करेंगे तो ओपिनियन का भी सिद्धांत होता है। और अगर हम बात करते हैं तो द प्रिंसिपल्स ऑफ कल्चरल का भी सिद्धांत होता है, यानी सांस्कृतिक अभिविन्यास का भी सिद्धांत होता है। मतलब सिद्धांत कई टाइप के हैं कम्युनिटी वर्क में, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं, एक विद्वान का नाम आता है केडी गाग्रेट का नाम। केडी गाग्रेट बहुत ही फेमस पर्सन है, सोशल वर्क में आते हैं इनका भी नाम। सन 1971 में इन्होंने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया करके एक किताब लिखा था, और वो किताब आई थी 1971 में, ठीक है, केडी गाग्रेट की। डनहम की एक किताब थी जो डनहम ने 1959 में लिखा था, डनहम ने, और वो जो किताब लिखा इन्होंने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्शन करके लिखा था। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्शन करके किताब इन्होंने मेंशन किया था। वहीं अगर हम बात करते हैं तो आपने नाम सुना होगा एमजी रॉस के बारे में। एमजी रॉस ने भी एक किताब लिखा 1967 में, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन करके केवल, ठीक है। तो ये कुछ किताबें हैं जो कम्युनिटी से संबंधित हैं, और ये प्रिंसिपल्स को भी रिलेट कराते हैं ये किताबें। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि ये किताबों के नाम भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षा में ये पूछे जा सकते हैं। जरा ऑप्शन देखिए, ए बी सी डी ई किस ऑप्शन में है, ए बी सी डी, इसमें तो कोई भी ऑप्शन में नहीं है ए बी सी डी। एक मिनट, फिर हमें देखना पड़ेगा एक बार क्वेश्चन को फिर से, 1 मिनट क्वेश्चन फिर से देखते हैं, रुक जाइए। देखिए यहाँ जो ऑप्शन आपका सी है ना, सहयोग का सिद्धांत, ये नहीं होगा। जो सहयोग का सिद्धांत है ये ऑप्शन में नहीं है, सहयोग का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। सहयोग का मतलब होता है कि द प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेशन, मतलब एक प्रकार से कोऑपरेशन की। कोऑपरेशन मतलब होता है कि हम किसी को कोऑपरेट करना। अब हमारा काम थोड़ी ना है कोऑपरेट करने का, कोऑपरेट करने का हमारा कार्य नहीं है। तो मैं यहां पे कहूंगा कि सी को एलिमेंट करो। अब देखिए ए बी डी ई जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा, और जैसा कि आप ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं, ऑप्शन सी ही करेक्ट है। ऑप्शन थर्ड, हाँ ऑप्शन थर्ड, यहाँ पे ऑप्शन थर्ड है, यह ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, निम्न में दिया गया है कौन सा व्यावसायिक तौर पर अभियोग्य सामाजिक कार्यकर्ता। देखिए बड़ा ही अच्छा सवाल है आपके सामने। और हु अमंग द फॉलोइंग आर प्रोफेशनल क्वालिफाइड सोशल वर्कर। अभियोग्य का मतलब होता है प्रोफेशनल, शुद्ध हिंदी यूजीसी नेट यूज करता है भाई, है ना। तो प्रोफेशनली क्वालिफाइड जो अभियोग्य मतलब क्वालिफाइड सोशल वर्कर्स हैं वो कौन कौन से हैं। और मैं आपको सुनीता कृष्णन के बारे में भी पढ़ा चुका हूँ, आप जानते होंगे इनके बारे में। मध्य प्रदेश की रहने वाली महिला, बहुत ही फेमस महिला, जो एनजीओ चला रही हैं। यौन उत्पीड़न वाले जो पीड़ित लोग हैं उनको समाज में पुनर्वासित करती हैं, पुनर्गठित करती हैं। और सुनीता कृष्णन के साथ जो है सामूहिक बलात्कार हुआ था, 8 पुरुषों ने इनके साथ बलात्कार किया था। उसके बाद इन्होंने एनजीओ खोल के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया था सुनीता कृष्णन ने। ये मध्य प्रदेश की रहने वाली है, क्वालिफाइड है ये। जीरो बिलोमेरिया TISS की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और इन्होंने चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन शुरू किया था 1956 में, परिवार और बाल कल्याण को लेकर। और चाइल्ड लाइन नंबर भी अगर हम बात करते हैं तो 1098 है, और 0 से लेकर 18 साल के बच्चों के साथ इन्होंने बड़ी ही सराहनीय तरीके से कार्य किया है। उसके बाद अरुणा राय, बेसिकली ये एक समाज सुधारक हैं।
तो ये एक प्रोफेशनल क्वालिफाइड सोशल वर्कर नहीं है अरुणा राय, इसलिए मैं इनको यहाँ से एलिमेंट कर दूंगा। मेघा पाटेकर की बात अगर हम लोग करते हैं तो मेघा पाटेकर एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर है। मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन सन 1989 में चलाए थे, बड़ा फेमस है इनका, परीक्षाओं में इनसे पूछा भी जाता है। ठीक है, इन्होंने MSW किया है, MA किया है और वो TISS से किया है। तो TISS से ये तीनों लोगों का नाम आता है, लेकिन अरुणा राय का नाम TISS में नहीं आता है। अरुणा राय का नाम भारत की राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ता में आता है। मजदूर किसान शांति संगठन की संस्थापिका के अध्यक्ष के रूप में अगर बात करते हैं तो वह अरुणा राय का नाम आता है। ठीक है, परंतु ये प्रोफेशनली सोशल वर्कर नहीं है अरुणा राय महोदय। तो सही जवाब आप ढूंढ सकते हैं अब ABD किस ऑप्शन में है? ऑप्शन थर्ड, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं और ये क्वेश्चंस को देखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आगामी परीक्षा में रिपीट होगा, याद रखिएगा आप सभी लोग, रिपीट होगा ये सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार रिपीट हुआ है। अभी मैंने 2023 का क्वेश्चन करवाया था, उसमें भी ये सवाल आया हुआ था, बट उसमें वर्ष ही नहीं दिया गया था। इसमें तो वर्ष दे दिया है, महिलाओं को केंद्रित विश्व समागम स्थल है, बताइए कौन से वर्ष से मैच करता है। तो मैस्को की बात करते हैं तो 1975। बात करते हैं कोपेनहेगन डेनमार्क, यानी रिलेट होगा आपका सन 1980। नैरोबी की बात अगर हम लोग करते हैं तो रिलेट होगा 1985। बीजिंग चीन की बात करते हैं तो 1995, सॉरी हाँ 1995। देखिए आपको बता दूं 19 जून से 2 जुलाई 1975 तक, 19 जून से 2 जुलाई 1975 में महिलाओं के मुद्दों पर पूरी तरह से ध्यान देना संयुक्त राष्ट्र की पहली अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। ये पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद दूसरा सम्मेलन 14 से लेकर 30 जुलाई 1980 और जो पहला विश्व कार्य योजना के द्वारा स्थापित लक्ष्यों को लागू किया गया और प्रगति विफलता आकलन के रूप में कार्य किया गया। महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने पर यह कन्वेंशन था। तो ये वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन पर संबोधित किया गया था 1980 वाला। तीसरा सम्मेलन 15 से लेकर 26 जुलाई, 15 से 26 जुलाई और ये 1985 नैरोबी केन्या, महिलाओं की उन्नति के लिए अग्रगामी रणनीति बनाया गया। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के रूप में छिपे हुए जो विषय थे उसको उभारने की बात की गई थी 1985 में, ये तीसरा था। चौथा 1995 बीजिंग चौथा सम्मेलन, समानता विकास शांति के लिए काम किया और ये बेसिकली 4 से लेकर 15 सितंबर 1995 तक जो है ये चलाया गया था, इतनी डेट से इतनी डेट तक। तो ये डेट के साथ 4 ही सम्मेलन है, इसके अलावा कोई आप सोचे कि 5वां भी सम्मेलन है तो नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं है, बट ये 4 सम्मेलन आपको ध्यान रखने हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होगा ये आपके लिए। ठीक है, तो जरा एक बार ऑप्शन को मैच करेंगे। गोविंदा जी बताइए कौन सा ऑप्शन जा रहा है? बी, आवाज वगैरह बी वाला, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे सवाल बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगर परीक्षा आपको क्वालिफाई करनी है तो इन सभी चीज़ों को बड़े ही ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा, तभी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, है ना। बताइए इनमें से किस पुस्तक का श्रेय मैरी रिचमंड को नहीं जाता? बाकी तो भाई अब देख लो, बड़ा आसान सा सवाल है। ऑप्शन ए कह रहे हो, फिर बताइए ऑप्शन, तब ये किताब किसकी है? होम्स ऑफ द लंदन पुअर, ये बुक किसकी है? फिर किसकी किताब है ये बताइए? नहीं है, ऑक्टेविया हिल की है, सन 1875 की किताब है। फ्रेंडली विजिट अमंग द पुअर 1899 की है और व्हाट इज सोशल केशवर की बात करता हूं तो 1922 की है। सोशल डायग्नोसिस की बात करता हूं तो 1917 की है। अरे यार शांति शांति, शांत कराओ उसको थोड़ा सा।
चलिए, अच्छा देखो, बच्चों को जितना मना करोगे ना उतने चिल्लाते हैं। सुन रहे हो आप लोग आवाज? हाँ देखो, जानबूझ के चिल्ला रहा, मतलब हाँ, मतलब परेशान करने की, कि मतलब ये परेशान हो। हाँ, आगे बात करते हैं जी। एक बच्चे घर पे आपके? एक ही है मैम, एक है, एक ही पूरा परेशान करती है ना। आगे देखिए, ये बेसिकली FCRA, आपने नाम सुना होगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 का नाम। इस एक्ट के संबंध में देखो, मैं यूनिट नंबर 9-10 चलने वाली है, और हर एक्ट के बारे में थोड़ी बहुत बातें मैं बताऊंगा, और जो बताऊंगा वो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए वो बनाया गया है उसी तरह, जैसा बनाएगा वैसे ही मैं बताऊंगा आपको। ये प्रश्न देखिए जरा, कि विदेशी सहयोग जो है नियमन अधिनियम जो है, इसके संदर्भ में कौन सी बात जो है सत्य है, यह हमें आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला कहता है कि मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त ने अधिकारियों से आग्रह किया कि FCRA के अनुपालन में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के मानकों को सतर्कता पूर्वक पुनरीक्षण किया जाए, और ये बात सही है, ये FCRA में कहा गया है, ये सत्य है 2010 वाले में। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा FCRA की निगरानी और क्रियान्वयन किया जाता है, ये भी बात सत्य है, ये भी सही है। FCRA को प्रत्येक 2 वर्षों का नवीनीकरण होता है, गलत है, ये 5 वर्ष में होता है। कितने वर्ष में? हाँ, कितने वर्षों में होता है ये? क्या अमेंडमेंट हुआ सर? पीरियड रिड्यूस कर दिया गया है, जब से ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन अभी स्ट्रांगली मतलब रोका गया है, तो उसके बाद इसमें मेरे को आई एम नॉट श्योर। हाँ, नहीं, यहाँ पे अगर नहीं, यहाँ पे अगर सर मैं आपसे बात करूं, तो ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, अगर मैं देखता भी हूँ तो इसके लिए, कि विदेशी सहयोग नियमन अधिनियम 2010 में प्रत्येक 5 वर्षों में नवीनीकरण होता है, और इस संबंध में अगर हम बात करें सर, तो ये बात सत्य है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिक्रिया वगैरह को लेकर, तो मैं आप सबसे कहूँगा कि 5 वर्ष ही लगाएंगे तो सबसे बेटर रहेगा। और ये रजिस्टर्ड भी FCRA के अंतर्गत अगर हम बात करें, तो 1860 के तहत जो पंजीकृत सोसाइटी होनी है, जो ट्रस्ट, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 है, वो जो कंपनी एक्ट है 2013 की, वो उनकी धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनी होनी चाहिए, ऐसा जिक्र भी इसके अंतर्गत किया गया है, पहली बात। और दूसरा ये चीज़ कि मतलब रिन्यू करने का मतलब होता है नवीनीकरण, और नवीनीकरण की प्रक्रिया 5 साल होगी, ठीक है, या इसके तहत पंजीकृत। और भारतीय स्टेट बैंक दिल्ली में विदेशी धन प्राप्ति के लिए एक, है ना, ये खोल भी सकता है जी। तो यहाँ पे देखो, FCRA की अगर बात करें, नवीनीकरण पंजीकरण के लिए भारतीय स्टेट बैंक नई दिल्ली की शाखा में खाता खोलना आवश्यक होता है, यानी ये खाता खोल भी सकती है। FCRA पंजीकरण के उन व्यक्ति और संघ को दिया जाता है जिनके पास निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, उन्हीं को जो है ये प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। FCRA पंजीकरण 5 वर्षों के लिए वैध होता है। NGO से पंजीकरण के समाप्ति की तारीख से 6 महीने के भीतर नवीनीकरण के आवेदन करने की अपेक्षा भी की जाती है, तो मतलब 6 महीने पहले ही, जैसे समाप्त होने वाला 6 महीने पहले ही आप लोग करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। एक बार किसी NGO का पंजीकरण अगर रद्द हो जाने पर वह 3 साल तक दोबारा पंजीकरण के लिए पात्र नहीं होगा। अगर मान लीजिए वो रजिस्टर्ड आपका जो है आपने नहीं करवाया, पंजीकरण नहीं करवाया, या उसका रद्द हो गया, तो 3 साल तक आप उसको पंजीकरण नहीं करवा सकते हैं, 3 साल के बाद ही आप पंजीकरण करवाएंगे। जो आप यहाँ पर बता रहे हैं सर कि संशोधन हुआ, वो 2022 का एक नियम था, उसमें बताया गया कि गृह मंत्रालय ने FCRA नियमों में बदलाव किया, और ये किसने किया? गृह मंत्रालय ने किया था। इसके तहत बताया कि समझौता योग्य अपराधों की संख्या 7 से बढ़कर 12 हो गई है, यही एक हमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट देखने को मिला। तो ये 2022 के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ये संशोधन की बात आप सर कर रहे थे। तो A-B-D जिस ऑप्शन में होगा वह ऑप्शन करेक्ट होगा, जरा ढूंढिए A-B-D किसी ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर
4 है और ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे गिवन आंसर पे मत जाइएगा, ये गलत हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं। साहित्य समीक्षा पढ़ा चुका हूं और उसके संबंध में बहुत गंभीर भ्रामकता हो सकती है, बताइए क्या? बताइएगा एक बार आप लोग भी थोड़ा सा। बताइए, विच अमंग द फॉलोइंग मोस्ट सीरियस फैलेंसी रिलेटिंग ऑफ लिटरेचर रिव्यू? ऑप्शन सी, यह कहना कि अध्ययन का विषय नया है पर साहित्य उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब बता रहे हो आप। यह कहना कि अध्ययन का विषय नया है और इस पर साहित्य उपलब्ध नहीं है, ये एक प्रकार से भ्रमक है, फैलेंसी है ना, साहित्य समीक्षा में। बाकी तो देखिए, शोध प्रश्न के अंतिम रूप में बाद में साहित्य समीक्षा हो सकता है, बिल्कुल बहुत अधिक अध्ययनों के संदर्भ में भी हो सकता है, साहित्य के एकल स्रोतों पर निर्भर भी हो सकता है। ऑप्शन आपका जो होगा वो सी सही होगा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बिल्कुल सही जवाब आपने कहा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संगठन के अंतर्गत देशज लोगों के संबंध में मामलों निम्न निकाय के द्वारा देखा जाता है। चलिए देखते हैं। तो पहली बात तो ये है, संयुक्त राष्ट्र संगठन के अंतर्गत जो देशज की बात अगर हम कर रहे हैं तो उस मामले में देशज व्यक्तियों पर कार्यशील का समूह बेसिकली शामिल है। वहीं अगर हम बात करते हैं देशज व्यक्तियों के संबंध में सामाजिक परिषद, तो ये गलत है आपका। फिर कहता है कि देशज लोगों को मानवाधिकार के संबंध में विशिष्ट संवक्ता की बात करेगा, ये भी सत्य है। देशीय मुद्दों से संबंधित स्थानीय मंच की भी बात करेगा, यानी ये भी सही है। तो यानी ए सी डी आपका करेक्ट होगा इस विकल्प में। बाकी आपका विकल्प जो बी वाला है ये गलत है। तो आप ढूंढिए ए सी डी किस ऑप्शन में है। ए सी डी ऑप्शन नंबर थर्ड में है, थर्ड है, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ेंगे और सवालों पर जिक्र करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस, कई बार अथाह बार ये रिपीट हो गए। ये लास्ट सवाल है आप सबके लिए। देखिए, अरेंज द फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ द ईयर्स ऑफ इस्टेब्लिश्ड के बेस्ड पे करना है। पहला है एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्कर इन इंडिया, जिसको हम बोलते हैं भारत में समाज कार्य विचारक संघ, सन 1964। समाजकारी का भारतीय सम्मेलन है ICSW, सन 1947 का। प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता भारतीय संघ है, जिसको हम लोग इंडियन एसोसिएशन ऑफ ट्रेंड सोशल वर्कर्स बोलते हैं, सन 1970। भारत में व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता भारतीय संघ है, जिसको नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, और ये हम लोग 2005 जानते हैं, 2005। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा गया है आपका? बी। ठीक है, देखिए यहाँ आपसे अगर मैं बात करूं तो एक नाम ISPSW का नाम याद रखिएगा, सन 1970। ये वही है जो इंडियन सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क की बात करता है। एक नाम KAPS आता है, केरला भी होता है, कहीं कहीं D भी लिखा रहता है, दिल्ली। एसोसिएशन प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स की बात होती है 9 दिसंबर 2012। एक नाम आता है KAPSW, इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये बेंगलोर कर्नाटका का है। कर्नाटका एसोसिएशन प्रोफेशनल सोशल वर्कर है, सन 1978 का है। कहाँ का? बेंगलोर का। एक नाम आता है PSAW, प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स एसोसिएशन है, ये नाम आता है सन 1985 में। समाज कार्य की जो समिति वगैरह भी है, यहीं पर आपको थोड़ा सा उसको भी ध्यान में रखना होगा इसी के परिप्रेक्ष्य में, जो मैंने कल भी बताया था और आज भी बताया है। उसके बाद INPSWA की बात करते हैं तो इंडिया नेटवर्क ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स एसोसिएशन है, जो 2015 में आया था। वहीं अगर बात करते हैं BATSW के बारे में, बॉम्बे एसोसिएशन ऑफ ट्रेंड सोशल वर्कर्स है, सन 1989 में आया था, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद आपने नाम सुना होगा NASW, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क, जिसकी स्थापना हुई थी 1955 में। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे संघ हैं जो ध्यान रखना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, इसको आप लोग पढ़े रहिएगा ताकि आप परीक्षा में अगर आए तो आप आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर ले। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही आप सभी लोग रखिए। ठीक है,
अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ये मेडिकल सोशल वर्क चाहे रिसर्चर का हो चाहे यूजीसी नेट का ये हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये 1 अक्टूबर 2022 का, है ना। सर पीडीएफ सेव कर लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा काम किया, मैंने ये पीडीएफ आपका सेव कर